नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज मैं आपको जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो इंदौर में खेल जगत के एक बहुत नामी खिलाड़ी कहे जा सकते हैं। हालांकि वे आज की डेट में कोचिंग करते हैं और सिखाते हैं बच्चों को, और उन्हें इंदौर का महावीर फोगाट कहा जाता है। महावीर फोगाट से आपको शायद याद आ रहा होगा कि एक फिल्म बनी थी जिसमें गीता और बबीता नाम की दो किरदार थे जिन्होंने कुश्ती को लेकर इंटरनेशनल लेवल तक ख्याति प्राप्त की। और वो उस दौर में कुश्ती सीखती थी जब लोग उसका विरोध करते थे, महिलाओं की कुश्ती इतनी प्रचलित नहीं थी। वैसा ही किस्सा इंदौर शहर का भी है, जिसमें इंदौर के मुन्ना पहलवान जो हमारे साथ हैं। मुन्ना भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के कार्यक्रम में। मुन्ना भाई पहलवानी सिखाते हैं, उनका पूरा 3 पीढ़ियों से उनका पूरा परिवार अखाड़ा चलाता है, और मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अखाड़ा है जहां 50 से अधिक महिलाओं को या लड़कियों को कुश्ती सिखाई जाती है। और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को इस प्रकार कुश्ती सिखाई कि वे आज इंटरनेशनल लेवल तक सीख चुकी है और अब कई बच्चों को सिखा भी रही है। कुश्ती खेली, मेडल जीते और अब कुश्ती सिखाने के वह कोचिंग कर रही है। मुन्ना भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप जो मध्य प्रदेश का एकमात्र जो अखाड़ा है वहाँ 50 से अधिक बच्चों को कुश्ती सिखा रहे हैं जी, कब से ये सिलसिला चल रहा है? अखाड़ा तो 3 पीढ़ी से चल रहा है, मगर महिला कुश्ती जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आई तो मेरे यहाँ लड़कियों की बाढ़ सी आ गई। मगर मेरे यहाँ जो मेरी बच्चियाँ थीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती चालू नहीं हुई थी। हम अखाड़े में पहलवानी, भारतीय कुश्ती सिलीगी करते थे, बच्चे पहलवानी करते थे। उस समय मेरी बच्चियाँ बैठ के कुश्तियाँ देखा करती थी। फिर उनके दिल में भी एक जिज्ञासा जागी। मेरे से तो वो बोल नहीं पाई। फिर उन्होंने क्या करा, वेद प्रकाश कोच साहब जब मल्हार आश्रम आ चुके थे तो उन्होंने उनसे जाके बोला कि कोच साहब, हमारे पापा तो कोच हैं और हमारे वहाँ अखाड़ा भी है, मगर हम भी पहलवानी करना चाहते हैं। मगर पापा हमको पहलवानी में उतारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम्हारी पहले पढ़ाई पूरी होना चाहिए। उस टाइम मेरी बच्चियों ने हाई सेकेंडरी फर्स्ट डिवीज़न में कर लिया था। तो वेद प्रकाश जी ने बोला कि आप तो ऐसा करो, पापा की चिंता मत करो, आप यहाँ पर आओ पहलवानी करने। अच्छा, उन्होंने अपने अखाड़े में सीखने? हाँ, मल्हार आश्रम आप आओ, तुम्हारे पापा को मैं समझा लूँगा। अब ये मेरी चोरी से रोज़ जा रही थी अखाड़े मल्हार आश्रम। मैं सोचता था कि ट्यूशन व्यूशन जा रही होंगी ये। फिर कम से कम इनको 4-6 महीने हो गए, और जब इनकी हरकतें मैंने देखी ना कि वहाँ से आने के बाद फिर अखाड़े में मेरे यहाँ लाल मट्टी में वही तकनीकी सीख रही हैं, एक दूसरे को दांव मार रही हैं, अखाड़ा गोड़ रही हैं, रस्से पे चढ़ना सीख रही हैं। तो मेरे को भी लगा मैंने ये आखिर कहीं ना कहीं जा रही हैं सीखने। तो फिर मैंने नीलिमा, रेणुका, आश्रया इनसे पूछा। तो रेणुका, नीलिमा ने फिर ये बात बताई कि हाँ, नहीं, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब कुश्तियाँ चल रही हैं, लड़कियाँ आ गई, महिला पहलवान बन गई हैं, तो हमारे अखाड़े में भी, हमारा घर का अखाड़ा है, हमारे खून में पहलवानी है। और इंटरेस्ट भी था उनका, तभी वो इंटरेस्ट भी था। मल्हार आश्रम में जाके उन्होंने तो सीखना शुरू किया। लेकिन कोच साहब, जैसे कि आपको सभी बच्चे कोच साहब कहते हैं, हाँ, कोच साहब से डर लगता था, परिवार में पिता से डर लगता हाँ, था, इसलिए उन्होंने दूसरी जगह जाके सीखना शुरू किया। आपके पास कब से ट्रेनिंग शुरू हुई फिर? वो तो फिर साल भर जब उनका वहाँ पर हो गया कोचिंग का समय, तब फिर वो मेरे अखाड़े में भी करने लगी। तो फिर मेरे को इनके कोच साहब ने भी बोला कि कुश्तियाँ तो अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ही आ गई हैं और तुम्हारी बच्चियाँ तो पढ़ी लिखी हैं, अब तो इनको केवल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलना है। और उस टाइम क्या, ये फर्स्ट ईयर में गई दोनों बच्चियाँ मेरी, और उसी समय इन्होंने
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कुश्तियाँ देखी तो इनमें बहुत रुचि भी थी। और इन्होंने 1 साल प्रशिक्षण लेने के बाद जब ऑल इंडिया के लिए इनका चयन हुआ कॉलेज में, तो शुरुआत में ही ऑल इंडिया के लिए इनका चयन हो गया, दोनों लड़कियों का। क्या बात है। रामनाथ गुरु व्यायामशाला के नाम से आपका अखाड़ा है और वहाँ बच्चों को शस्त्र प्रदर्शन, शस्त्र कला भी सिखाई जाती है। कितने सालों से आपका जो परिवार है वो बच्चों को इस तरह से कुश्ती के लिए तैयार कर रहा है? किस तरह से अखाड़ा चल रहा है? लाल मिट्टी की कुश्ती हुआ करती थी, उसी पे खेला करते थे, दाव पेच। हमारा ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। उस समय भारतीय शैली की कुश्ती पूरे भारत में चलती थी और मनोरंजन का साधन केवल एकमात्र कुश्ती थी, दूसरे मनोरंजन के साधन नहीं थे। हर घर में एक पहलवान ऐसा रहता था और मिल, इंदौर में मिल थे और मिल में जो लोग थे उनको खासकर सब पहलवानी का शौक था। तो हमारे यहाँ लेखराज भाई का एरिना है, पूर्वी क्षेत्र बड़ी ग्वालटोली से ही लगा हुआ है। हिंदुस्तान के सारे रुस्तम पहलवानों की कुश्तियाँ वहाँ पर हुई हैं। मास्टर चंदगीराम जैसे पहलवान, बुद्धा सिंह पहलवान, छोटा रतन पहलवान, इसे जो पुराने पहलवान थे, अमर सिंह पहलवान, राम अवतार पहलवान, ये सारे पहलवानों की कुश्ती वहाँ पर हुई। और पूरे देश से जो पहलवान आते थे, सारी कुश्तियाँ हमारे यहाँ लेखराज भाई का एरिना फेमस था, प्रसिद्ध था। लकड़ी का बना हुआ एरिना था वो, और उसमें हर हफ्ते वहाँ पर भारतीय कुश्ती की शैली की कुश्तियाँ होती थी और बहुत लोग आते थे। छुट्टियाँ का समय रहता था, मिलों से जब छूटते थे श्रमिक, तो वो सारे कुश्ती के शौकीन थे। मनोरंजन का एक ही साधन वो था। और जो बड़े पहलवान आते थे वो सब तांगों में आते थे। पहले इंदौर में आवागमन का साधन तांगे था, तो ऐसे ऐसे पहलवान थे कि एक पहलवान एक तांगे में ही बैठ पाता था। सारे पहलवान ऐसे आते थे, 100-100, 150 किलो के पहलवान उस समय के रहते थे कि एक पहलवान एक तांगे में ही बैठ पाता था। और आपका परिवार भी पहलवानी में मेरे यहाँ, काफी हाँ, फेमस मेरे है। यहाँ रामनाथ पहलवान जो अखाड़ा आज रामनाथ गुरु व्यायामशाला के नाम से है, वो मेरे ताऊ पुराने पहलवान थे, बहुत अच्छे पहलवान थे। फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने भी पहलवानी करी, उसके बाद मेरे जो अंकल थे उन्होंने भी पहलवानी करी। और मेरे यहाँ जो बड़ी ग्वालटोली में गौली मोहल्ला है, यानी वो ग्वाल वंश समाज से लोग हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि वो सारे गौली जो हैं ग्वाल वंश यादव समाज के लोग हैं। हमारे परिवार से उनका ऐसा घरोपा रिया है वर्षों से। तो सारे कम से कम ये मान के चलो आप, मेरे यहाँ कम से कम 100-200 पुराने पहलवान जो सारे लोगों ने मेरे वहीं पहलवानी करी। और फिर आप और आपके बच्चे, और उसके बाद फिर मेरे से जो बड़े मेरे ब्रदर थे, कर्नल सिंह बोरासी, और उनके संग जो दोस्त थे, उन लोगों ने भी वहीं पर पहलवानी करी। उसके बाद फिर वो बैंक में नौकरी हो गई तो वो चले गए बैंक में। उसके बाद फिर उन लोगों ने मेरे को कुश्ती में डाल दिया। मैं उस टाइम हाई सेकेंडरी करके मैंने क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन ले लिया था फर्स्ट ईयर में। उस टाइम मेरे 2-3 नेशनल ग्रामीण के और स्कूल के हो चुके थे। फिर ये 1981 में फिर मैं फर्स्ट ईयर में गया, तो मैं क्रिश्चियन कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। उस समय क्या है 48 केजी से कुश्तियाँ कॉलेज में चलती थी और मेट पे कुश्तियाँ 5-5 मिनट के 3 राउंड होते थे पहले। आजकल तो 2-2 मिनट के 3 राउंड हो रहे हैं, मगर हमारे उस टाइम पर 5-5 मिनट के 3 राउंड होते थे। और 15 मिनट कुश्ती मेट पर लड़ना, आदमी की जान निकल जाती थी। हम लोग को इतना स्टेमिना बना के रखना पड़ता है, क्योंकि आदमी अगर 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है तो वो कंपटीशन में 10 मिनट भी नहीं लड़ पाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5-5 मिनट के 3 राउंड होते थे।
तो उस टाइम हम लोग को बहुत स्टेमिना बना के रखना पड़ता था। उसके बाद आपके बाद जो एक नई पीढ़ी तैयार हुई है, जैसे आपकी बिटिया जो नीलिमा बोरासी है, रेणुका बोरासी है, और आपके दोनों बच्चे जो हैं, उनको किन किन चीज़ों का प्रशिक्षण दिया फिर बाद में आपने? मेरे यहाँ तो वो क्या है, लड़कियां जब प्रैक्टिस करती थी तो पहले तो उन्होंने भारतीय शैली से ही कुश्ती और कसरतें शुरू करी। मेरे यहाँ अच्छा बजनी फावड़ा है लोहे का, मेरे यहाँ लड़कियां भी सब उसी से अखाड़ा गोड़ती थी। 3-3 रस्से मेरे अखाड़े में बंधे हैं, लड़कियां उन पे रस्सा भी चढ़ती थी। उसके बाद फिर रनिंग करना, पीटी करना, उसके अलावा ढेकली फेंकना, ब्रिज मारना, ये सब मेरी लड़कियां लाल मट्टी पे करती थी। हमारे वहाँ उस टाइम मेट नहीं थी, इंदौर में भी कहीं मेट नहीं थी उस दौर में जब ये नीलिमा बोरासी और ये लोग सीखते थे। जब हम लोग पहलवानी कर रहे थे 1980-81 के बाद, तो उस टाइम एक जुनून सा आ गया था कि मेट पे कुश्ती सीखना है, मगर इंदौर में कहीं पर भी मेट नहीं थी। हम गोपाल सिंह यादव के घर पे गच्ची पे उन्होंने मेट डाल रखी थी, तो हम उन लोग वहीं जाके सीखते थे। और उसी समय हमने कॉलेजों में कुश्तियाँ जो जितने भी नेशनल हुए सब वैसे ही हुए। उस टाइम तक इंदौर में मेटें नहीं आई थी अखाड़ों में, सब लाल मट्टी में प्रैक्टिस करते थे। अब मेट पे सिखाते हैं आप क्या? क्योंकि 50 से अधिक बच्चियां जो लगातार कुश्ती के आजकल नाम तो पे सीख रही खेल युवा कल्याण विभाग ने हमारे यहाँ मेट दे दी है, और मेरी व्यायामशाला भी सुमित्रा महाजन जी ने बनवाई है। तो 2 मंजिला 2000 स्क्वायर फीट पे बनी है व्यायामशाला, और ताई जी ने बहुत रुचि ली उसमें। आज मेरे यहाँ व्यायामशाला में मेट है सब, वो भी सब ताई जी की मेहरबानी। कितने बच्चे वहाँ पर अभी कुश्ती सीखने अभी आते हैं? मेरे लड़कियों वहाँ- की बात की जाए तो कितना एक जुनून उनके अंदर है कुश्ती को लेकर? मेरे यहाँ देखो, बालक बालिकाएं दोनों मिला के ये मान के चलो कि 70-75 बच्चे अभी पहलवानी करते हैं मेरे यहाँ, जिसमें महिला बच्चे बालिका पहलवान भी हैं। और शहर से दूर दूर से भी बच्चियों को लेके आते हैं मेरे यहाँ, अपने अपने, जैसे तिचोइत राम मंडी के वहाँ से भी आते हैं, परदेसी पूरे वहाँ से भी आते हैं, इधर देवगराड़ी है, दूधिया, इधर से भी लड़कियाँ अपने पिताजी उनके संग आती हैं कुश्ती सीखने। और शहर के आसपास से भी लड़कियाँ आ रही हैं, क्योंकि उनको क्या, जो माहौल मेरे यहाँ लड़कियों को मिल रही है प्रैक्टिस का, दूसरी जगह उनको नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यदि व्यायामशाला कहें कि कुश्ती में जो बच्चों को या बालिकाओं को इतने बड़ी संख्या में सिखा रही है, मध्य प्रदेश की पहली व्यायामशाला कही जा पहली सकती है। महिला अखाड़ा है मेरे यहाँ। अच्छा, कुश्ती के अलावा मेरे यहाँ सब लड़कियाँ शस्त्र कला भी सीख रही हैं। क्या क्या किस तरह से? शस्त्र कला में जैसे लट फिराना, लट से मार के हाथ, बचत के हाथ, फिर पटे के हाथ, दोनों हाथ की बनेठी, फिर बाना, दोनों हाथ की तलवार, एक हाथ की तलवार और पटा। कितने तरह की कला होती है? शस्त्र कला की बात की जाए तो कितने तरह के वो? हाँ, ये मैं जितने बता रही हूँ ना, ये सब शस्त्र कला में आते हैं। और यदि दाव की बात की जाए कुश्ती के, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? दांव तो बहुत सारे, जितने अंतर्राष्ट्रीय मेटों पर आप दांव देख रहे हैं वो सब आजकल बच्चे अखाड़ों में सीख रहे हैं, लड़कियां खूब सीख रही हैं। और लड़कियों में खासकर बहुत जुनून है अभी सीखने का। लड़कियां क्या बहुत नियमित रूप से अखाड़ों में आ रही हैं। हाँ, हर लड़की के दिल में एक जुनून सा महसूस होता है कि वो कुछ करना चाहती। लेकिन ये मोबाइल का दौर है, इस मोबाइल के दौर में लोग मोबाइल पे सारे गेम खेलने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में कुश्ती कहीं ना कहीं बहुत हाशिए पर है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह का एक प्रोत्साहन मिलना, लोगों का इंटरेस्ट जगाना, ये अच्छी बात कही जा सकती है। बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगह नीलिमा को सम्मान के लिए बुलाते हैं, तो नीलिमा को माइक पर खड़ा भी करते हैं कि आप बताओ। तो नीलिमा इस बात पर बहुत जोर दे रही है अभी कि आजकल जो लड़के हैं अपना पूरा समय मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उनको ये सब चीज़ में नहीं करना चाहिए। अपना कीमती समय है अभी। और अभी कुश्ती एक खेल ऐसा है जिसमें हर बच्चा या हर बालिका अपना कैरियर बना सकती है। अभी बहुत
आगे चांस है इसमें। तो ये नीलिमा अभी हर जगह बच्चों को और बालिकाओं को भी बताती है। नीलिमा बुरासी और रेणुका बुरासी दोनों आपकी बिटिया हैं और आपने उन्हें कुश्ती में उस दौर में लाया था जब उसका विरोध हुआ करता था। बहुत। बच्चियों को कुश्ती में लाना एक अलग तरीके से सबसे ज़्यादा विरोध समाज का होता था। समाज के जो मुखिया लोग हैं वो भी आके बोलते थे, कह रहे तुम ये पढ़ने लिखने वाली बच्चियां हैं, सुंदर बच्चियां हैं, और इनको पिलवानी में डाल रहे हो तो फिर इनसे शादी ब्याह कौन करेगा, ये वो ऐसी बातें बहुत सी आती थी। मगर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कुश्तियाँ चालू हो गई थी, हमको तो ये सब चीज़ मालूम ही था। फिर हमने विरोध का सामना भी किया, हमारी बालिकाओं ने भी किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर इग्नोर किया या समझाया लोगों को? हाँ हाँ, हमने समझाई भी ना, क्योंकि शस्त्र कला तो सीखी नहीं थी। कुश्ती जब आई तो फिर कुश्ती में भी जब उतरी, समाज और गैर समाज के लोग भी बोलने वाले के ऊपर अपन मुंह के ऊपर ढक्कन नहीं लगा सकते। बात है। लेकिन जब नीलिमा बुरासी और रेणुका बुरासी ने मैट पर या फिर लाल मिट्टी में कुश्ती के दाव पेच लगातार खेले और लोगों का मुंह बंद किया, तब क्या प्रतिक्रिया होती थी लोगों की? वो तो फिर क्या है कि जैसे नेशनल के लिए इनका चयन हो गया तो नेशनल, आए दिन नेशनल जा रही हैं, कैडेट कुश्ती में भी जा रही हैं, सालाएँ कुश्ती में गई, फिर उसके बाद कॉलेज कुश्ती में गई, जूनियर सीनियर में जब जब इधर उधर गई तो सब पेपर ने बहुत कवरेज किया। हाँ, उस समय एक नयापन था। हाँ। वो अपने आप में एक नया था कि महिला कुश्ती लड़कियां लड़ रही है और पुरुषों के साथ लड़ रही है और उन्हें हरा भी रही है। हाँ, तो वो एक अलग प्रोत्साहन तो भी मिला उस समय से क्या है कि पेपर ने जो कवरेज किया उसके कारण बच्चियां बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। फिर समाज के लोगों को भी ये लगा कि यार ये तो अपने समाज का नाम ऊंचा हो रहा। तो जो लोग विरोध करने वाले थे वे तो जो लोग विरोध करने वाले थे वही लोग फिर आगे जाके उनका सम्मान करने की बात करने लगे, जगह जगह उनका सम्मान के लिए बुलाने लगे। हम जाते भी थे, उनका सम्मान जगह जगह होता था, महिलाएं भी खूब आके देखती थी। नीलिमा और रेणुका की बात की जाए तो कितने नेशनल और कितने अवार्ड जीते, कितने पुरस्कार जीते? नीलिमा और रेणुका की अवार्ड की सूची तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रदेश की ऐसी कोई संस्था नहीं है जिनने उनको अवार्ड नहीं दिया। पिछली बार अल्मा एक्सलेंस अवार्ड जब उनको दिया तो रेडिसन होटल में आयोजन रखा था। उस समय कलराज मिश्रा जी केंद्रीय मिनिस्टर थे और पूरे देश से ऐसे ऐसे चुनिंदा लोग आए थे, जैसे मलखान सिंह डाकू। उस समय उनको भी वहाँ बुलाया गया था, हम लोग भी थे उस कार्यक्रम में। तो सामने बैठे थे वो, इधर नीलिमा। पूरा देश से ऐसे चुनिंदा लोगों को बुलाए थे उन्होंने नेशनल एक्सलेंस अवार्ड के लिए। उसमें नीलिमा कुश्ती खिलाड़ी के रूप में उसको अवार्ड मिला था। तो मलखान सिंह जो डाकू थे सामने बैठे थे, जब उनको ये लगा कि ये लड़की तो कुश्ती लड़ती, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये लड़की तो बहुत सुंदर, इतनी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की और ये कुश्ती, और फिर कुश्ती में इसके पास इतने पदक। उनकी मलखान सिंह जी से भी बहुत सारी बातें हुई, उनको भी बड़ा आश्चर्य लगा और बात करके नीलिमा के व्यवहार से वो बड़े प्रभावित हुए। बोले बेटा, हम लोगों ने तो हमारा नाम इस क्षेत्र में किया, मगर तुम लोगों ने जो नाम किया है उसकी तो हम लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं कि आने वाला भारत, कुश्ती जगत में भारत का नाम तुम लोग ही ऊंचा करोगे। अरे वाह, ग्रेट।
बरसों पहले अमिताभ बच्चन ने इंदौर के विजय बहादुर व्यायामशाला अखाड़े का नाम जब डॉन फिल्म में लिया था, उसके बाद एक अलग ही लोगों के मन में इंदौर के अखाड़ों को लेकर एक छवि बनी थी। और जब ये फिल्म दो अभी कुश्ती पर आई और अमिताभ बच्चन के बाद में जब सलमान खान और आमिर खान ने कुश्ती के बेस पर ही पूरी फिल्मों का निर्माण किया और उसमें काफ़ी सफलता भी उन्हें मिली, तो जो नीलिमा बोरासी है, जो कि मुन्ना भाई की सुपुत्री है, उन्होंने ही सलमान खान को, अनुष्का को और आमिर खान को कुश्ती के जो गुर सिखाए जाते हैं वे सिखाए थे। कैसे ऑफर मिला था ये फिल्मों में? नीलिमा को किस तरह से ऑफर प्राप्त हुआ था ये? भाई क्या है, 2013 में नीलिमा का नेशनल में कलकत्ता सीनियर कुश्ती का आयोजन था और 59 केजी में इसका चयन हुआ था यहाँ से सीनियर का, प्रदेश से मेडल, इसको प्रदेश में गोल्ड लगा था, फिर ये इसका चयन हुआ राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए। तो कलकत्ता में आयोजित हुई थी वो कुश्ती और ये गीता फोगाट के वजन में ही थी, 59 में वो भी लड़ती थी, ये भी उसी में लड़ती थी। और उस समय गीता फोगाट का गोल्ड लगा था। तो जो भी बच्चों के नेशनल में गोल्ड लगते हैं उनको शासन की तरफ से 1 साल के लिए कैंप में गहन प्रशिक्षण के लिए बुलाते हैं। तो नीलिमा को भी बुलाया था। ये सब 1 साल लखनऊ जो है वहाँ कैंप लगता है। गीता बबीता के साथ नीलिमा का भी 1 प्रशिक्षण साल साथ ही चला। साल भर तक ये वो इंडिया कैंप में रही, उनके संग दोस्ती भी हो गई थी। और उसी समय कृपा पटेल भी महिला कुश्ती के कोच थे। अच्छा, नीलिमा बहुत सम्मान देती है उनको, कृपा पटेल जी को, पप्पू यादव जी को, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ी। तो जब वो कुश्ती दंगल के ऊपर रिलीज होने वाली थी, फिल्म बन रही थी, तब उनको ये कमी महसूस हुई कि यार ये महिला पहलवानों को कुश्ती की तकनीकी सिखाने के लिए भी तो चाहिए, कोई पुरुष तो सिखा नहीं सकता है इनकी। तो फिर कृपा पटेल जी को भी बतलाया एडिटर जी ने या फिर सलमान, उन्होंने डायरेक्टर आमिर खान जी ने या डायरेक्टर जी ने, तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं। तो फिर कृपा पटेल जी ने ही नीलिमा का नाम कि नहीं वो लड़की को ले लो आप, बहुत अच्छी फिल्म लड़की है वो। गीता और बबीता पर ही बन रही थी क्या? उन्होंने प्रशिक्षण देने के लिए हामी नहीं भरी या नीलिमा को चुना गया ऐसा? ये कृपा जी ने ही उन नाम सजेस्ट किया था और कहीं ना कहीं उनकी भी हामी थी, गीता फोगाट की भी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि ये मेरी सहेली है नीलिमा और ये भी गुर मेडलिस्ट सिखा है। हाँ, नीलिमा से। तो ऐसे में जब अनुष्का शर्मा को कुश्ती के गुर सिखाए जा रहे थे तो उन्हें तो ज़्यादा नॉलेज कुश्ती का था ही नहीं, कुछ तो भी किस नहीं तरह की दिक्कतें आती थी नीलिमा को? भाई क्या है, देखो, एक पहलवान अगर अनजान आदमी से कुश्ती लड़ेगा ना तो पहलवान को बहुत डर लगेगा कि कहीं इसका हाथ पैर में कोई चोट नहीं लग जाए, शरीर में चोट नहीं लग जाए, गर्दन नहीं टूट जाए। तब वो तो उन्होंने पहलवानी जगत में तो कभी उनका प्रवेश ही नहीं था। मगर अब एकाएक अब उनको कि भैया आपको धोबी फेंकना है या कला जंग मारना है, तो उनके लिए तो बड़ा वैसा आता था। मगर वो फिर भी नीलिमा उनको दांव मार मार के बताती थी, 10-20 बार दांव मार के बता दी, फिर बैठ गए। फिर 1-2 बार उन्होंने प्रैक्टिस करी, उसके बाद थक गई, क्योंकि अब वो तो बहुत वैसे शरीर की थी। अब उनको पहलवानी जगत में बार बार दांव फेंकने को मिले तो उतना हो ही नहीं पा रहा था, तो बहुत परेशानी उठाना पड़ती जब थी ये उनको। 2 फिल्में दंगल और सुल्तान एक के बाद एक आई और कुश्ती पे ही केंद्रित थी ये फिल्में जी और दोनों काफ़ी सक्सेस भी रही। जी। उसके बाद कुश्ती को लेकर लोगों का रुझान कितना बढ़ा, क्या कम हुआ, या क्या लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा इसको लेकर? नहीं, रुझान तो बड़ा है और खासकर बालिका जो पहलवान उनके माता पिताओं के दिल में एक रुझान ज़्यादा हो।
हर माता पिता अपने बच्ची को पहलवानी जगत में उतारने के लिए उनके, मेरे यहाँ भी बहुत सारे माता पिता आते हैं जो लड़कियां 12 साल की भी उम्र नहीं है मगर उनको लेके आते हैं कि भी हमको इनको सिखाना है। तो अब हम उनको क्या है कि इतनी जल्दी पहलवानी में डाल नहीं सकते, नरम शरीर रहता है, मगर उनको बोल देते हैं हम कि आप यहाँ इसको रोज़ भेजो। तो वहाँ मेरे यहाँ जो बच्चियाँ बड़ी हैं, टेक्निक कर रही हैं, पहलवानी कर रही हैं, जोर कर रही हैं और तरह तरह की शस्त्र कला ये सब सीख रही, तो वो जो बच्चियाँ बैठती हैं, बैठ के वो सीखती हैं, सीखती भी है वो। हाँ। और फिर छोटी छोटी जो मेट की एक्सरसाइज हैं, मेंढक चाल है, बंदर चाल है, ब्रिज करना है, तकनीकी के जो नीचे के दांव बेसिक्स है, जो बेस है वो धीरे धीरे देखती हैं बैठ के, तो उनको फिर क्या बड़ा अच्छा लगता है। समय से पहले घर में जाके बोलेंगे कि हमको अखाड़े छोड़ जाओ, तब वो माता पिता भी आके छोड़ के चले जाते हैं। फिल्मों के बाद मतलब इंटरेस्ट काफ़ी जागा है। हाँ, मेरे यहाँ आप आके देखो तो 5-10 बच्चियाँ बैठी हैं देख रही हैं, उनके माता पिता आ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। जब टाइम हो गया 1 घंटे तो फिर लेने आते हैं तो बाहर खड़े रहते हैं वो। फिर मैं उनको अंदर बोलता हूँ कि आपकी बच्ची को ले जाओ, टाइम हो गया। इस प्रकार से मेरे यहाँ भी बहुत सारी बच्चियों को अपने माता पिता ला रहे हैं। लड़के भी वहाँ पहलवानी सीखते हैं, लड़कियाँ भी सीखती हैं। हाँ। कितनी सावधानियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों की संरचना में काफ़ी अंतर है और उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। हम क्या दाव पेच को लेकर किस तरह की आप लोग सावधानी रखते हैं? क्योंकि भाई पूरे टाइम हम लोग को वहाँ बैठना पड़ता है। जो पुराने पहलवान हैं मेरे यहाँ, तो पुराने पहलवान भी बहुत सारे हैं, तो वो लोग जब पहलवानी करते हैं वहाँ पे, तो उनकी प्रैक्टिस के टाइम पर लड़कियां नहीं रहती हैं। जो बड़े पहलवान हैं वो जब प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम नहीं रहती हैं, बट उनकी प्रैक्टिस का समय अलग रहता है। 1 घंटे बाद फिर लड़कियां आती हैं मेरे यहाँ। मेरे यहाँ जो पुराने पहलवान हैं, लाल मट्टी के पहलवान हैं या मेट पे लड़ने वाले हैं, बड़े वजन के हैं, तो ये लोग क्या है, जैसे अब जैसे मेरे यहाँ भारत सगार पहलवान अखिल भारतीय महापौर केसरी में वो 75 किलो में महापौर केसरी था। और उसके अलावा मेरे यहाँ सुनील यादव है, मालवा मेवाड़ केसरी, राहुल सकारे है, पुष्पेंद्र बोरासी है, सन्नी वर्मा है, सन्नी यादव है। ऐसे बहुत सारे पुराने पहलवान हैं जो मेरे यहाँ पहलवानी करने 3 बजे आ जाते हैं। पहलवानी करके फिर वो बच्चियों को सिखाने में लगते हैं वो लोग। बालिकाओं का जो 50 से अधिक बालिकाएं प्रशिक्षण ले रही है, क्या सपना देखते हैं आप उनको लेकर कि कितना अच्छा वे अपना परफॉर्मेंस दे रही है, कितना अच्छे वे दाव पेच कर रही है, किस तरह का वे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जा सकती है? क्या सपना आप देखते हैं, कहाँ तक पहुँचाने की उम्मीद? देखो, शहर में जो कंपटीशन हो रहा है, सालाना स्पर्धा हो रही हैं, कॉलेज में हो रही हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, कैडेट हैं, ये जो स्पर्धाएं हो रही हैं उनमें सब में मेरे यहाँ की महिला पहलवान बच्चियाँ जो हैं दखल बनी हुई हैं। हर उसमें कुश्तियों में भाग ले रही हैं, नेशनल जा रही। मेरे यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, रेणुका नीलिमा के बाद जो आई, चंचल बोरासी है, सोनू भारती बड़ेले है, विशाखा चौधरी है, विशाखा लुड़ेले है, तानिया लुड़ेले है, राशि कुलपारे है, ये सिमरन चौहान है, ये सब लड़कियां मेडलिस्ट हैं। इनके पास 8-8, 10-10 मेडल हैं, गोल्ड है प्रदेश में, और नेशनल में भी इनके पास 5-5, 7-7 नेशनल है इनके लगातार नाम रोशन करते जा रहे हैं। हाँ, इंटरनेशनल और ओलंपिक की बात की जाए तो क्या अपन वो टारगेट रख के भी तैयार कर रहे हैं बच्चे? जरूर। आजकल तो क्या है कि हर बच्ची जो यहाँ पहलवानी करने आ रही है उसके दिल में एक जुनून है कि मेरे को देश के लिए मेडल लेना है। पर अभी तक इंटरनेशनल कोई खेल पाई है ये? यदि आपके पास जो अभी तक तैयार हुई है उनको लेकर बात की जाए? नहीं, मेरे यहाँ भी इंटरनेशनल नहीं है, लड़कियाँ भी सब राष्ट्रीय स्तर पर हैं मेरे यहाँ भी। अब आगे जो लड़कियाँ आ रही हैं वो ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाएंगे, क्योंकि अभी जो लड़कियां आ रही हैं मेरे यहाँ वो बड़ी शार्प माइंड से कुश्ती लड़ने वाली हैं।
क्या बात है। और यदि बात की जाए नीलिमा की, तो वह अभी क्या कर रही हैं, और कुश्ती खेल रही हैं या फिर प्रशिक्षण ले रही हैं? नीलिमा कुश्ती की प्रैक्टिस तो करती है, मगर NIS करने के बाद उसने NIS पटियाला से करने के बाद 1 महीने घर पे रही, फिर एक वैकेंसी निकली थी तो इसने वो वैकेंसी भर दिया, इसका उसमें चयन हो गया। तो मध्य प्रदेश खेल युवा कल्याण में विभाग भोपाल TT नगर स्टेडियम में इसकी पोस्टिंग हो गई। अब आज ये 3रा साल है उसको, और ये जब से गई तब से एकेडमी की बहुत सारी लड़कियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाई हैं इसके प्रशिक्षण देने के बाद। हाँ। क्या बात है। इंदौर के कितने पहलवान ऐसे हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, या इंदौर का नाम रोशन किया है देश दुनिया में? भाई पुराने पहलवानों में तो देखो, जैसे छोटा रतन पहलवान है, बुद्धा सिंह पहलवान है, अमर सिंह पहलवान है, राम अवतार पहलवान है, राजा यादव, ये पुराने पहलवानों में तो यही थे। बहुत सारे पहलवान थे जो लाल मट्टी के थे। दूसरी पीढ़ी की बात की जाए और तो दूसरी पीढ़ी में तो जैसे पप्पू यादव ओलंपिक, जी बिल्कुल, कृपा शंकर पटेल हैं, गोपाल सिंह यादव हैं, वीरेंद्र निश्चित है, राजा यादव है, और भी बहुत सारे पहलवान हैं शहर के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इंदौर का नाम गौरव किया और अपनी लड़न से पूरे देश में क्या एक ख्याति प्राप्त करी। और आज की पीढ़ी में कौन लगता है आपको कि जो रेहान बहुत पहलवान भी हमारे शहर के ही हैं, हमारे अखाड़े के ही हैं। उन्होंने भी अभी रेलवे में हैं, वो भी। रोहित पटेल पहलवान है, हिंद केसरी रही है वो। तो नई जनरेशन की बात की जाए तो कौन ऐसे खिलाड़ी आपको लगते हैं जो चमकते सितारे हैं और आगे चल के नाम रोशन करेंगे? अभी तो बहुत सारे बच्चे जो अब नई तकनीक में आ रहे हैं ना, वो बहुत सारे बच्चे हैं अभी तो, जो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छा हाँ, खेल भी रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मुन्ना पहलवान, जिसे कोच साहब कहा जाता है, और जिन्होंने अपने आप को और अपने बच्चों को खेल सिखाकर, कुश्ती सिखाकर, कुश्ती के दाव पे सिखाकर बड़े बड़े अच्छे पहलवान, पुरुष पहलवानों को भी पछाड़ देने वाली बालिका पहलवानों को तैयार किया, और वे आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक अपनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। और इसीलिए इंदौर के मुन्ना पहलवान को इंदौरी महावीर फोगाट कहा जा सकता है, और कहते भी है लोग। मुन्ना भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मधुवाशी को समय दिया। आपने धन्यवाद। मधुवाशी के दर्शकों के साथ मुन्ना भाई ने जिस तरह की चीज़ें, बातें शेयर की, खेल को प्रोत्साहन देने की बात की, वे एक तरह से कुश्ती को लेकर एक बहुत लगातार 24 घंटे 365 दिन मेहनत करने वाले लोगों में से 3 पीढ़ियाँ उनकी लगातार तैयार कर रही है कुश्ती के खिलाड़ियों को, ख़ास तौर से लड़कियों को, जो कि मध्य प्रदेश का एक पहला, या फिर कहा जा सकता है जो सबसे ज़्यादा लड़कियों को तैयार कर रहे हैं, ऐसा एक अखाड़ा है। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।